नमस्कार। कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी से हमारा ये जो चौबीसों घंटे का कनेक्शन है, वो असल में हम पर क्या असर डाल रहा है? आज हम वेल बीइंग विद टेक्नोलॉजी नाम की किताब की पड़ताल करेंगे, जो 25 अलग-अलग रिसर्च पेपर्स का एक कलेक्शन है और इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढती है। हम उन तरीकों को जानेंगे जिनसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बना भी रही है और कहीं ना कहीं बिगाड़ भी रही है। किताब की शुरुआत में मार्शल मैकलुहान का ये जो कोटेशन है, ये पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। जरा सोचिए, हमने स्मार्टफोन बनाया, लेकिन अब स्मार्टफोन तय कर रहा है कि हम कैसे बात करते हैं, कैसे सोचते हैं और यहाँ तक कि कैसा महसूस करते हैं। ये एक टू वे स्ट्रीट है और आज हम इसी उलझे हुए लेकिन दिलचस्प रिश्ते की परतें खोलने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 खास पहलुओं के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजिटल दुनिया में हमारी ओवरऑल भलाई का क्या हाल है। फिर हम ये समझेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक दो-धारी तलवार क्यों है। इसके बाद हम शिक्षा और अर्थव्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे। फिर एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन देखेंगे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक उपकरणों के बीच। और आखिर में हम सब मिलकर ये सोचेंगे कि हम अपने डिजिटल भविष्य को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में रास्ता भटकना बहुत आसान है ना? ये किताब एक कंपास की तरह काम करने की कोशिश करती है, जो हमें ये पक्का करने में मदद करे कि ये सारी तकनीकी तरक्की असल में इंसान की भलाई के लिए ही हो। मतलब यहाँ मकसद सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं है, बल्कि आगे का रास्ता दिखाना भी है। और एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, यहाँ जो भी हम देख रहे हैं वो किसी एक इंसान की राय नहीं है। ये 25 अलग-अलग रिसर्च पेपर्स का निचोड़ है। इसे ऐसे समझिए कि हम 25 अलग-अलग विशेषज्ञों की खोज के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं, ताकि हम और हमारी टेक्नोलॉजी के बीच के इस रिश्ते को ठीक से समझ पाएं। चलिए अब मुद्दे की तह तक चलते हैं। इस अगले हिस्से में हम उस सबसे बड़े टेंशन को देखेंगे। टेक्नोलॉजी हमें जोड़ने का वादा तो करती है, पर क्या कभी-कभी हम पहले से ज्यादा अकेला महसूस नहीं करते? आइए इस डिजिटल दोधारी तलवार को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और ये स्लाइड सोशल मीडिया के इसी दोहरेपन को बिल्कुल साफ दिखाती है। रंजीत कुमार सिंह जैसे रिसर्चर्स अपनी स्टडीज में यही बताते हैं कि कैसे वही प्लेटफॉर्म जो हमें दोस्तों से जोड़ते हैं, वही दूसरों की जिंदगी देखकर ईर्ष्या और अकेलेपन की वजह भी बन सकते हैं। ये कनेक्शन और कंपटीशन के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है। अच्छा, इस दोहरेपन का एक बहुत ही सटीक उदाहरण हमें मिलता है विकास कुमार गुप्ता और डॉक्टर लतिका वर्मा की रिसर्च से। वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सब खुद से पूछते हैं: क्या सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस की ये जो कभी ना खत्म होने वाली बाढ़ है, वो हमारे फोकस करने की क्षमता को खत्म कर रही है? और उनके नतीजे सच कहूं तो काफी कुछ कहते हैं। जो स्टूडेंट्स लगातार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते थे, उनका अटेंशन स्पैन स्कोर उन स्टूडेंट्स से काफी कम था जो ऐसा नहीं करते थे। ये हमारी डिजिटल आदतों और हमारी सोचने समझने की क्षमता के बीच एक सीधा और मापने लायक कनेक्शन दिखाता है। एक और योगदानकर्ता रंजीत कुमार किशोरों में बढ़ती चिंता पर ध्यान खींचते हैं। वो बताते हैं कि आत्मसम्मान और पढ़ाई के दबाव जैसी जो सामान्य चुनौतियां होती हैं, सोशल मीडिया की वजह से वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे पहले से जल रही तुलना की आग में और घी डाल देना। ठीक है, तो अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ हमारी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं है। ये हमारे समाज की नींव, खासकर हमारी शिक्षा और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हिला रही है। और यहीं पर प्रोफेसर कुमारी साधना प्रसाद की रिसर्च उस बड़े सवाल से शुरू होती है जो आजकल हर किसी के मन में है। स्कूलों में एआई की भूमिका पर चर्चा अक्सर इसी बात पर आकर टिक जाती है और ये शिक्षकों के मन में एक असली डर पैदा करती है। और ये डर कोई हवा में नहीं है। अपनी स्टडी में शिक्षकों ने चिंता जताई कि कहीं वो अप्रासंगिक ना हो जाएं या एआई ऐसे छात्र ना बना दे जो बस मशीन की तरह सोचें, खुद से नहीं। और ये सोचना लाजमी भी है जब हम फिल्मों और कहानियों में रोबोट्स वाली दुनिया देखते हैं। लेकिन यहीं पर ये रिसर्च एक बहुत जरूरी और नया मोड़ लेती है। असली खतरा एआई खुद नहीं है, बल्कि स्किल्स का गैप है। मतलब भविष्य रोबोट्स का नहीं, बल्कि उन इंसानों का है जो इन स्मार्ट टूल्स का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। तो मुद्दा रिप्लेसमेंट का नहीं, बल्कि अडैप्टेशन का है, यानी नई तकनीक के हिसाब से खुद को ढालने का। अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। डॉक्टर मनदीप कुमार की साइकोसोशल स्टडी एक बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर पेश करती है। आम धारणा के ठीक उलट उन्होंने पाया कि काम करने वाले लोगों में से ज्यादातर का मानना है कि टेक्नोलॉजी उनकी जिंदगी को बेहतर बना रही है।
सोचिए, 68% से ज्यादा लोग इस बात से पूरी तरह सहमत थे। चलिए, अब एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसके बारे में शायद सोचा ना हो। क्या हो अगर आधुनिक टेक्नोलॉजी हजारों साल पुराने ज्ञान के खिलाफ ना होकर उसे और भी बेहतर बना दे? जी हां, अब हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी योग जैसी प्रथाओं में एक नई जान डाल रही है। ये विनाश नहीं, बल्कि एक तरह का विकास है। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर यशवंत कुमार का काम देखिए। कबड्डी खिलाड़ियों पर की गई उनकी स्टडी के नतीजे एकदम साफ थे। जिस ग्रुप ने योग का अभ्यास किया, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में जबरदस्त इजाफा हुआ, जबकि दूसरे ग्रुप में कोई खास बदलाव नहीं आया। ये इस प्राचीन ज्ञान की शक्ति का एकदम ठोस सबूत है। और डॉक्टर ज्योति कुमारी दिखाती हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इसी अभ्यास को भविष्य में ले जा रही है। हम स्मार्ट योग मैट की बात कर रहे हैं जो आपके आसन ठीक करते हैं, या ब्रीदिंग सेंसर्स जो आपको ध्यान में मदद करते हैं। ये सारे इनोवेशन प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर योग करने का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका बना रहे हैं। तो अब इन सारे धागों को एक साथ बुनने का वक्त आ गया है। इस किताब का आखिरी संदेश एक तरह का कॉल टू एक्शन है। टेक्नोलॉजी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे साथ हो रही है। हमें यह समझना होगा कि हम उस भविष्य को बनाने के लिए सचेत होप से क्या चुनाव करते हैं जो हम वास्तव में चाहते हैं। और इसका मूल है वो जिसे कुमारी अदिति डिजिटल वेलबींग कहती हैं। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना नहीं है। इसका असली मतलब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जहां हमारी डिजिटल दुनिया हमारी असल जिंदगी को बेहतर बनाए, उसे निचोड़े नहीं। तो सवाल यह है कि हम ऐसा करें कैसे? यहाँ शहला बानो की रिसर्च से कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं जो हमें कंट्रोल वापस पाने में मदद कर सकते हैं, जैसे टाइम लिमिट सेट करना या अपनी फीड को सोच समझकर चुनना। ये वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। हम इस बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। भविष्य उन लोगों का है जो टेक्नोलॉजी की लय को प्रकृति की नब्ज के साथ मिला सकते हैं। तो आगे का रास्ता टेक्नोलॉजी को नकारना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से अपनाना है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, आज हम अपनी डिजिटल और असल जिंदगी के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं?